दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी अभ्यर्थियों को पात्र अपात्र लिस्ट का बहुत इंतज़ार है, क्योंकि पात्र अपात्र लिस्ट आने के बाद ही चॉइस फिलिंग हो पाएगी। जैसा कि हमने पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि पहले पात्र अपात्र की लिस्ट बाद में आया करती थी, अब पात्र अपात्र की लिस्ट पहले आएगी, जिससे जो अभ्यर्थी पात्र होंगे केवल उन्हीं की चॉइस फिलिंग होगी, बाकी सभी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो उनका नाम तो आएगा ही, साथ में क्या होगा, अपात्र अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो वो किन कारणों से बाहर होंगे, आप सभी अभ्यर्थियों को ये भी जानना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप स्वयं भी जान सकते हैं कि अगर आपके इन डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है तो आप कहीं ना कहीं अपात्र हो जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। फिर आपको अन्य कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। तो सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जब उन्होंने आपका फॉर्म भरा था तब, और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए तब की भी बात बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिव्यांग श्रेणी या भूतपूर्व श्रेणी या अतिथि शिक्षक या आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन किया हो, वो अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बनता है आपका, जो अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र हैं जिनके पास 30 अप्रैल 2025 तक का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस पर कोर्ट ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है, वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास ये अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके कारण अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कुछ अभ्यर्थियों के पास जो अंतिम सत्र है उसमें पूरे 30 दिन ना होना, यानी किसी के 28, 27, 29 दिन, 27 दिन, ऐसे अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया से मान्य बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर उनका वो तीसरा सत्र नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके तीसरे सत्र में 30 दिन नहीं होते हैं, ये हाई कोर्ट ने भी इस पर अब मान्यता दे दी है। पहले तो विभाग ही इस पर बोलता था ऐसा, अब यहाँ पर अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई, याचिका में ये भी क्लियर हो चुका है। देखिए यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के अगर मान लीजिए किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र है और उस पर डीओ, बीओ और आयुक्त के साइन नहीं है, तो ऐसे प्रमाण पत्र भी अमान्य कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट है आपका, ये क्लियर होना चाहिए। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपका सत्यापन हुआ। मान लीजिए एक बार सत्यापन और वेरिफिकेशन में आप निकल गए, आपके इस पर कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने आपको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तो अभ्यर्थी बाहर होंगे जिन्होंने ये त्रुटि कर रखी। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, वो जैसे कि निचले अधिकारियों से बने हुए जाति, जैसे कि नैब तहसीलदार, इस प्रकार के जाति प्रमाण पत्र भी लगाए हैं, वो अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब डिजिटल और जो आपका एसडीएम, उनके द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र ही मान्य होते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर निकल भी गए तो बाद में क्या होगा, जो आपकी ये छटाई चल रही है, पात्र और अपात्र अलग कर दिए जाएंगे, उसमें अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगला है, यदि किसी अतिथि शिक्षक ने पढ़ाते समय डिग्री ली है और उसी समय उन्होंने केवल 3 वर्ष पढ़ाया, 2 वर्ष या 3 वर्ष की डिग्री ली, तो वो अनुभव बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। जिस सत्र से आपका जो यानी कि जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने इसी 3 वर्ष में बीएससी किया और इसी 3 वर्ष में उन्होंने अतिथि शिक्षक में पढ़ाया, या तो आपको बीएससी के अंक मिलेंगे या अतिथि के तो मिल नहीं सकते। यहाँ पर अतिथि बिल्कुल हटा दिया जाएगा और ये आपके केवल आपको बीएससी के ही मिलेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई भी उपाधि या पात्रोपाधि नियमित रूप से प्राप्त की तो क्या अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य होगा। जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि प्राप्त की, उस सत्र का अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और मान लीजिए किसी ने 3 वर्ष भी कर लिया तो 3 सालों का ख़त्म हो जाएगा। शासकीय शाला जिसमें अतिथि शिक्षक का अनुभव प्राप्त किया है उस स्थान यानी
ग्राम या शहर, या जिस कॉलेज से उपाधि प्राप्त की वह स्थान ग्राम या शहर दोनों समान होने की स्थिति में उस अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी पास होना चाहिए तभी मान्य होगा, अन्यथा नहीं मान्य होगा। उस सत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है तो मुख्य चयन सूची से अभ्यर्थी को अमान्य कर दिया जाएगा, यानी बिल्कुल बाहर फेंक दिया जाएगा। देखिए, जाति प्रमाण पत्र वाला तो हमने आपको बता ही दिया था। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, जो ये जाति प्रमाण पत्र, जैसे कोई लड़की है या विवाहित महिला है तो उसके पिता का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, पति का मान्य नहीं होगा। ये अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे किसी अभ्यर्थी ने पीबी या ईएसबी का पेपर देते समय क्या टिक किया था, ईडब्ल्यूएस, और अभी क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जाति प्रमाण पत्र से भी ज़्यादा। तो क्या होता है यहाँ पर, अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका है, यानी खारिज हो चुका है, तो वहाँ पर क्या होगा, अभ्यर्थी को जर्नल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा, यानी यूआर कैटेगरी से। और जिसके कारण क्या होगा, उनके जैसे यूआर का कट ऑफ होगा, अगर वहाँ पर ईडब्ल्यूएस में आपके इतने अंक होंगे तो आप मान्य होंगे, नहीं तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस जो महिला होंगी उनका भी विवाहित स्थिति के आधार पर, अगर मान लीजिए कोई शादीशुदा है तो उसका पति की आयु देखी जाएगी, और अगर कोई लड़की है तो उसके पिता की आयु देखी जाएगी, आय देखी जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम देते समय SC ST के अंतर्गत आते हैं। देखिए मैंने पीबी या ईएसबी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश SC पर टिक किया था, जबकि मैं ST में आता हूँ या आती हूँ, तो क्या मुझे ST में नियुक्ति मिलेगी? मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग अभ्यर्थी अमान्य रहेगा। तो यानी अगर आपने गलती से भी किसी कैटेगरी में टिक कर दिया, उसी कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा, अन्यथा आप क्या होंगे, मेरिट सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। प्रतीक्षा सूची में कार्रवाई के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग से मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर ही पात्रता की कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लीजिए आपके अच्छे अंक हैं तो आपको यूआर कैटेगरी में डाला जाएगा, अन्यथा आपका किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय भूतपूर्व सैनिक टिक कर देते हैं। अगर आपने गलती से भी टिक किया तो भी आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर ही किया जाएगा, ना कि आपको यूआर या अन्य किसी कैटेगरी में डाला जाएगा। इसी प्रकार अगर अभ्यर्थियों ने त्रुटिवश दिव्यांग श्रेणी टिक कर दिया है और बाद में वो नहीं निकलता है, या फिर बाद में आप उसको बदलना चाहें तो बदल भी नहीं सकते, और बाद में नहीं निकलता है तो भी आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना, ये भी क्या कहलाएगा, 2 नियमित उपाधियाँ अर्जित करने पर भी एक उपाधि अमान्य होगी। यानी किसी ने यहाँ से बीएड या डीएड किया और बीएससी या मतलब स्नातक स्तर की पढ़ाई भी की, तो दोनों में से एक डिग्री अमान्य कर दी। दोनों नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थी अमान्य रहेगा। एक नियमित उपाधि और एक स्वाध्यायी उपाधि रहने पर ही आप भर्ती प्रक्रिया में बने रह सकते हैं। एक नियमित उपाधि और एक अनियमित पात्रोपाधि होने पर भी आपको अमान्य कर दिया जाएगा। देखिए केंद्रीय सेवाओं द्वारा जारी और केंद्र सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको सभी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या होगी, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और आपने केंद्र द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र, जैसे अन्य जातियाँ जो मध्य प्रदेश में वैलिड नहीं रहती, उसका भी अगर जाति प्रमाण पत्र या आपके इस पर केंद्र सरकार की सील लगी है तो भी वो मान्य नहीं करेंगे। महिला अभ्यर्थी विवाह के उपरांत उपनाम में परिवर्तन करते हैं। उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र लगेगा और बोनस अंक हटाए जाने पर शेष अंकों के आधार पर चयन की पात्रता होगी। तो
तो यहाँ पर देखिए पात्र नहीं होंगी और अभ्यर्थी अमान्य हो। जैसे अभी वर्ग 3 में हुआ बोनस अंक का लफड़ा, अगर किसी ने किसी भी प्रकार के बोनस अंक ले लिए हैं और उसके बाद उनको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। और भी बहुत सारे प्रकार के अभ्यर्थी हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने क्या किया है, स्नातक उपाधि के आधार पर जो आपका स्नातक यानी वर्ग 2 में माध्यमिक शिक्षक में फॉर्म भरा है वो अभ्यर्थी भी बाहर कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर जैसे कि किसी ने मान लीजिए अपने विषय में सह विषय से डिग्री अर्जित की है और उनके अपने विषय में डिग्री ना होना, सह विषय से ही पूरी डिग्रियां होना, वो अभ्यर्थी भी बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, जो आपका मेन विषय है उससे पात्रता और चयन ना देना, उसके कारण भी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, पात्रता किसी विषय से देते हैं और चयन किसी विषय से देते हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। तो बहुत सारे कारण बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मेन कारण और क्या निकल के आता है, जब अभ्यर्थी स्नातक या आप शैक्षिक या व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में नहीं होते, ये सबसे ज़्यादा अधिक प्रमुख कारण होता है अभ्यर्थियों के बाहर होने का। इसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होते हैं और यहाँ पर क्या होगा, अन्य अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत सारे कारण होंगे अपात्र होने के। अभी ये जब अपात्र लिस्ट आएगी तो आप देखेंगे कितने अभ्यर्थियों के नाम आ चुके हैं अपात्र सूची में, बहुत सारे। देखिए किसी के नाम, किसी के बहुत सारी चीज़ों में त्रुटि रहती है तो वो क्या करते हैं, विभाग वाले उनको भी बाहर कर देते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।